Hello children, today we are going to discuss about the new chapter that is known as a motion in a plane. This is a very important chapter not only for your study point of view but it is also important for your competitive exam as well as for your basic knowledge of motion of the object in the plane. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या होती है इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपको पढ़ करके मार्क्स लेना है, बल्कि इस चैप्टर का मेन थीम ये है, अगर आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हो तो व्हेन एवर यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स और कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो, पुश करते हो या फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली दैट ऑब्जेक्ट विल मूव इन अ पर्टिकुलर प्लेन। कोई लाइन में नहीं मूव करता, एक प्लेन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल खेलते हो, किकिंग ऑन द फुटबॉल, फुटबॉल क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ को ट्रेवल करता है, एक प्लेन में मूव करता है। मे बी वो 2 डायमेंशनल हो सकता है, मे बी वो 3 डायमेंशनल फिगर हो सकता है। क्लियर है। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था मोशन इन 1 डायमेंशनल, तो एक स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन था सिर्फ। बट यहाँ ओवरऑल डिस्कशन है कि कोई ऑब्जेक्ट 2D में चल रहा है तो कैसे होगा, 3D में चल रहा है तो कैसे होगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं वेक्टर। तो मोशन इन प्लेन का जो चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्लियर है। तो ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2 पार्ट में हम चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर मोशन इन प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। क्लियर है। This chapter will study in 2 parts. Number 1, vector and scalar, और number 2, projectile motion. projectile motion, ये 2 पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे। अब बात आती है वेक्टर और स्केलर की। तो वेक्टर वो होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर वो हैं दोज हु हैव ओनली मैग्नीट्यूड without consideration of direction, that is called the scalar quantity. क्लियर है। टोटल इस चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे दैट विल डिस्कस अबाउट दी ओनली वेक्टर्स। ओके, व्हाट इज अ वेक्टर एंड वेक्टर हाउ दे आर, इसको किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाउ दे आर एडेड। तो वेक्टर एडिशन, ठीक है। दूसरा, हाउ दे आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। एंड थर्ड, हाउ दे आर मल्टीप्लाई। तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर क्या है, इन सब की स्टडी हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है। और ओवरऑल जब वेक्टर हम पढ़ेंगे तो वहां हम स्टडी करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर का। किसका स्टडी करेंगे, 3D फिगर का। क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में मूव करता है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, या वॉलीबॉल खेलते हो आप, हिट करते हो तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेवल करता है। मतलब सपोज करो इस पॉइंट से आपने वॉलीबॉल को हिट किया है, क्लियर है, और ये बॉल ऐसे घूम रहा है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है और जेड भी 0। लेकिन जब यहां पहुंचोगे इस पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा, x1 होगा, y1 होगा, z1 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फुटबॉल आपने या वॉलीबॉल आपने थ्रो किया है या क्रिकेट का बॉल थ्रो किया है, ठीक है, ऑल दीज केसेस देयर इज अ 3 डायमेंशनल मोशन। एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है, वाई में मोशन हो रहा है और जेड में मोशन हो रहा है। तो इस पूरे पार्ट की स्टडी हम वेक्टर में करेंगे कि 3 डायमेंशनल स्टडी है क्या। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज योर वेक्टर। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वेक्टर इज नीडेड। ठीक है। इन 1 डायमेंशनल मोशन ओनली 2 डायरेक्शन आर पॉसिबल। क्लियर है, either forward either reverse। क्लियर है। so the directional aspect of the quantities like position, displacement, velocity, acceleration can be take care of using the either positive either negative sign in 1 dimension। clear है। but in case of 2 dimensional or 3 dimensional an object can have a larger number of direction। अगर भाई 2 dimensional में है तो obviously बहुत सारे डायरेक्शंस बन जाएंगे। 2 डायमेंशनल में कई डायरेक्शन बनेंगे, पर्टिकुलर हर एंगल पे एक डायरेक्शन चेंज होगा ना यार, ऑब्वियसली हर एंगल पे एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है आपका। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2D की बात करूं, ठीक है, ये आपका 2D फिगर है। ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, 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 कहीं भी जा सकता है यार।
तो कई डायरेक्शन हो सकते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है, 0 से लेकर 180 के बीच में या 360 के बीच में कुछ भी वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर की बात करते हो, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आई बात समझे? तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू डील विद सच सिचुएशन इफेक्टिवली वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। इसके लिए हमें क्या होता है, वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब whenever you are going to study of the 3-dimensional figure you need to describe the vector, okay, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, that is called the vector। इसका मतलब जब भी आप वेक्टर की बात करोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो 2D फिगर में कितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं, वी कांट डिस्क्राइब। तो ऐसे केसेस में वेक्टर का इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बात करते हैं स्केलर और वेक्टर होते ही क्या है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो आपका काम क्लियर। तो पहला हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली व्हाट मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, द स्केलर क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द सिंगल नंबर अलोंग विद द प्रॉपर यूनिट। जैसे सपोज करो आपसे कहूं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब 40 को डिस्क्राइब किया है और यूनिट मतलब kg को डिस्क्राइब किया है। ये नहीं बताया कि मास किस डायरेक्शन में है या टाइम किस डायरेक्शन में है या वेलोसिटी किस वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दीज आर द स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मास 40 kg, कोई डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 8 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, जब मास स्केलर है, वॉल्यूम स्केलर है, तो डेंसिटी भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। टाइम, टाइम भी, अब क्या कहते हो, टाइम 4 o'clock हो रहा है, ये थोड़ी हो तो 4 o'clock इस डायरेक्शन हो रहा है, ये थोड़ी बोलते हो आप लोग। क्लियर है? तो यू आर ऑलवेज सेइंग टाइम इज अ 4 o'clock, इट मींस टाइम इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, अब पूछा जाता है कि भाई आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यू विल से 98 फ़ारेनहाइट, या आप पूछ सकते हो इस डे का टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर कितना, कहते हो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। सेम वे इलेक्ट्रिक करंट, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, सिंपली आप डिस्क्राइब करते हो इतना करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है? अल्टीमेटली दीज आर योर स्केलर क्वांटिटीज। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी आप लोगों को एक चीज और बताया जाएगा कि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू द माइनस टर्मिनल। ठीक है, प्लस से माइनस तरफ फ्लो करता है बैटरी के। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में अगर मैं आपसे कहूं कि प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है अगर, ठीक है, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। क्लियर है? डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। रीजन इज दैट इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता। क्लियर है? तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन क्या है, तो डिटेल में समझ में आ जाएगा कि करंट क्यों स्केलर है डायरेक्शन होने के बाद भी। यही एक एक्सेप्शन है कि करंट जो है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? क्योंकि आपका वेक्टर होने की शर्त 3 है। पहला, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। अभी आगे देखते हैं हम वेक्टर क्या है, यहां समझ में आ जाएगा। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। मतलब 3 शर्तें हैं वेक्टर होने की। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब होगा जब 3 शर्तों को फॉलो करेगा। पहला शर्त, फर्स्ट शर्त क्या है कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो। क्लियर है? दूसरी शर्त उसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। लेकिन जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो तब भी वो वेक्टर हो, क्योंकि तीसरी शर्त होता है वो एडिशन लॉ को फॉलो करेगा। तो वेक्टर एडिशन के लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तब वो जाकर के क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दिया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड मोमेंटम एटसेट्रा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके। वेक्टर क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय द नंबर्स
विद यूनिट एंड द डायरेक्शन। किसी वेक्टर को आप बताओ, मैं कहूं वेलोसिटी, कहोगे वेलोसिटी इस बाइक की 40 किलोमीटर पर आवर इन इस डायरेक्शन है। आपने क्या कहा 40 किलोमीटर, आपने कहा वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है 40, यूनिट भी है और डायरेक्शन भी है। अगर तीनों चीजें होती हैं तब वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। क्या डिफरेंसेस हैं इसको देखिए। स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली मैंने बता दिया, लेकिन वेक्टर के पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है। दूसरा, दे चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड चेंज। ध्यान समझना, स्केलर को चेंज कर दो, केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज कर दो, वेक्टर चेंज हो जाएगा। इट मींस दे कैन चेंज इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैन बी चेंज। दो चीज इसके पास है तो दोनों में से कोई भी चेंज करोगे, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है। एंड स्केलर का अगला डिफरेंस क्या है, दे कैन एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे मैं आपसे कहूं सिंपली 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4, या 3 + 6 = 9। ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड कर दिया आपने इसको, या 3 - 6 = -3। लेकिन वेक्टर को ऐड करना हो तो वेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है, जिसको इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है। तो मेन टॉपिक क्या है, हमें वेक्टर को ही पढ़ना है और वेक्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें उससे पहले में डिस्कस करनी पड़ेगी। लाइक क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन with an arrowhead over it, okay, and the length of the line gives the magnitude and the arrowhead gives the direction। इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है समझो। हम वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं, एरो लाइंस दिखाते हैं, जिसमें ये जो टॉप होता है ये हेड है, दैट इज योर हेड। क्लियर है। दैट इज योर हेड, और हेड क्या बताता है, हेड इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और जो एरो की लेंथ है, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये इसके मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है। तो ये समझ लो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक एरो दिखाते हैं एंड द एरो, जो एरो का हेड होगा दैट इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, और इसकी जो लेंथ होगी वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड को। ध्यान समझ आ गया। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि बेटा आप बताइए, आपके पास एक क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स इज योर 40 न्यूटन अप्लाइड इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन आपको मालूम है, दिस इज योर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, 40 इन नॉर्थ डायरेक्शन ना, तो आप क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर या 40 लेंथ का ये एक एरो बनाएंगे, जिसकी ये जो लेंथ होगी वो 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो डायरेक्शन हेड है वो किसको बताएगा, दैट इज रिप्रेजेंट्स। देखो यहां पे हमने एरो बना दिया, ये एरो नहीं होगा, ध्यान रखना, दिस एरो इज नॉट एक्सेप्टेड। क्लियर। तो ये जो आपको बता रहा है डायरेक्शन को, और ये उसके मैग्नीट्यूड 40 बता रहा है। तो कैसे इसको ड्रॉ करोगे, आप स्केल मान लोगे, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, अगर तो 40 न्यूटन कितना होगा, देन 40 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाँ या ना। तो आप क्या करेंगे, वर्टिकली नॉर्थ डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये एकदम स्ट्रेट लाइन, थोड़ा कुछ जीजे बन रहा है, ये 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4, सपोज करो हमने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये 4 सेंटीमीटर जो है वो 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। आइए अगला बात करते हैं। वेक्टर बता दिया, तो ऑब्वियसली वेक्टर कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा भाई। किसी ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन बताना है आपको,
पोजीशन बताना है तो आपको ऑब्वियसली उसका एक इनिशियल पोजीशन होगा और एक आखिरी पोजीशन होगा। जैसे सपोज करो आप अपने घर पे हो और अपने घर से आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट आपका सपोज कहीं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और आपने पेरेंट्स क्या बोलते हो, पापा मैं थोड़ी देर में, आई एम कमिंग विद इन 10 मिनट्स फ्रॉम दिस शॉप। तो पापा को आपके अंदाजा लग जाता है कि मेरा बच्चा उस शॉप पे है। कैसे पता चल गया उनको? क्योंकि वो जानते हैं, वो पोजीशन वेक्टर को पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, बट ही इज नो अबाउट द पोजीशंस। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, पूछ रहे भाई वो किस जगह पे है, कहाँ लोकेटेड है वो शॉप। आप बताते हो कि सपोज करो ये आपका घर है 0,0 और जिस शॉप पे जाना है वो शॉप यहाँ है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है। क्लियर है? और ये पोजीशन अगर देखा जाए तो x से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अगर सपोज करो ये 4 किलोमीटर है और यहां से ये 6 किलोमीटर है, तो आप कहते हो x एक्सिस से 6 हो गया और y एक्सिस से 4, इस जगह हमारा दुकान लोकेटेड है। लेकिन अगर आप जाओगे इस दुकान पे तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी होगा पहले y गए फिर x गए, आप तो सीधा ऐसे जाओगे ना। क्लियर है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से क्या पोजीशन है, लोकेशन है, वो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो r है वो पोजीशन वेक्टर को बता रहा है। क्लियर है? r क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं कहूं r का पोजीशन क्या है तो कहोगे 6,4 है, x से 6 और y से 4 है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर और इसको हम r वेक्टर से दिखाएंगे। वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, आइए इसको देखते हैं हम लोग। सी दिस, या पोजीशन वेक्टर क्या है? A vector which gives the position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called the position vector. For example, आप देख सकते हो O से हमने P को रिप्रेजेंट किया है तो क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है? तो क्या है? कंसिडर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन XY प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन O. Suppose an object is a point P at any instant t is given in the figure. Okay. In that case, then OP is a position vector of an object. हमने यहाँ पे OP लिखा है और हमने वहां लिखा था वेक्टर R, बात एक ही है। तो वेक्टर R क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? ओके। तो वेक्टर इसमें दो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या? इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड हेड क्या बता रहा है? उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोजीशन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? दूसरा आता है पोजीशन वेक्टर के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसकी कहानी समझते हैं हम लोग, क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले समझते हैं, देन वी हैव टू टॉक अबाउट दी स्लाइड्स। क्लियर है? या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट्स वेरी वेरी, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस जिसकी जरूरत आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पड़ेगी। ठीक है? कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में बोल दूं कि ये P पॉइंट पे है और जो पॉइंट 3,2 है, इसका मतलब क्या हुआ? x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से 2 है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? सपोज करो यहां A पॉइंट पे आपका घर है और B पॉइंट पे आपके फ्रेंड का घर है। क्लियर है? और A पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A जिसे कहेंगे वेक्टर R1। वेक्टर को वैसे ध्यान रखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है कि वेक्टर जिसे मतलब वेलोसिटी लिख रहे हो, वेलोसिटी पर एरो लगा दोगे, इसे कहते हैं वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि फिजिकल क्वांटिटी लिखोगे, उसके ऊपर एरो लगा दोगे। तो ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया? A का सपोज करो, और R2 पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? B का। क्लियर है? आई बात समझ में? ये आपका है x एक्सिस एंड दिस वन इज योर y एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज योर OA विच इज योर वेक्टर R1, और पोजीशन वेक्टर ऑफ B तो दैट इज योर OB इज योर वेक्टर R2। आई बात समझ में? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OA इज R1 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ OB इज R2। दो पोजीशन मिल गया। अब आपको अपने इस दोस्त के पास A से B जाकर के नोट्स लेना है। क्या लेना है? नोट्स लेना है। तो जो आप यहां से यहां डिस्प्लेस किए हो, इसको मैं कहूं डेल्टा R है, तो यही आपको पोजीशन वेक्टर है। डेल्टा R ही क्या है? आपका पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो वेक्टर कितना डिस्प्लेस हुआ है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
इसको हम डेल्टा आर से देंगे, डेल्टा आर से चेंज इन आर, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी जब मैं आपको वेक्टर एडिशन पढ़ा दूंगा तो क्लियर होगा। बस ध्यान रखना, ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो तो डायरेक्शन कहां दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ए टू बी ये डायरेक्शन दिखा दोगे ऐसे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा ना, ए से बी जा रहे हो तो ये वेक्टर हो गया इसका, दिस इज द डायरेक्शन। तो इसलिए लिखेंगे क्या हम, डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आइए उसी स्टेटमेंट को यहां रीड करते हैं, क्या कह रहा है, इट इज द वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज देयर पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही बताता है किस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे क्या है, पी से क्यू जा रहा है तो ये डायरेक्शन दिखा दिया गया, क्लियर है। तो कितना चेंज हो रहा है अपने पोजीशन को कर रहा है, वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल पी इज मूविंग टुवर्ड्स द क्यू, तो पी से क्यू की तरफ, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको आप डेल्टा आर वेक्टर भी लिख सकते हो, क्लियर है, आई बात समझ में। अब आते हैं अगले पार्ट पे, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो मैं एक शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट में, पहला वीडियो में हमारा इसी का होगा, जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैं इंटरमिक्सिंग न्यूमेरिकल साथ नहीं करूंगा, इसको सेपरेटली और न्यूमेरिकल को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। पोलर वेक्टर क्या है, व्हाट इज अ पोलर वेक्टर एंड व्हाट इज अ एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर विच हैव द स्ट्रेट पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड द पोलर वेक्टर। मतलब जिसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो यू आर पुशिंग सम ऑब्जेक्ट, जहां जिस पॉइंट पे आप अप्लाई कर रहे हो उसे बोलते हैं पोलर वेक्टर। सपोज करो आपने फोर्स अप्लाई किया, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कि आप कहां अप्लाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द पोलर वेक्टर। या किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो तो उसके डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हो रही है, तो इनिशियल पॉइंट पता है कहां से निकल रही है, कहां से वेलोसिटी आ रही है, तो जिसका एक ओरिजिन पॉइंट हो या एप्लीकेशन पॉइंट हो उसे बोलते हैं पोलर वेक्टर। लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। लेकिन एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, एक्सियल वेक्टर द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट और एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अकॉर्डिंग टू विद राइट हैंड स्क्रू रूल्स इज कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। मतलब जैसे ये है, आप एक पत्थर लो, ऐसे बांध करके घुमाओ रस्सी में, तेज घुमाते हो तो स्टोन कैन बी रिवॉल्व, तो जो ये एक्सिस है, जिस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है, क्लियर है, वो एक्सियल रोटेशन को, एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा, जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं 7th चैप्टर में, दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वहां डिटेल में पढ़ते हैं हम व्हाट इज द एक्सियल वेक्टर। लेकिन इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सिंपली वेक्टर पढ़ाऊंगा और पोलर वेक्टर पे ज्यादा कन्फाइन रहेंगे हम लोग। एक्सियल वेक्टर को हम 7th चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्सियल वेक्टर, क्लियर है। तो पोलर वेक्टर की हम बात यहां करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कुछ डिफिनेशंस हैं, सम डिफिनेशन रिलेटेड टू दी वेक्टर अलजेब्रा, क्लियर है। तो आइए सम डिफिनेशंस वी हैव टू सी, सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू दी वेक्टर अलजेब्रा। पहला है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी तब होगा जब इनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे मॉड लगा करके, इसे बोलते हैं मॉड ए इक्वल टू हो मॉड ऑफ बी, पहला शर्त। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ बी एज पर दिस एग्जांपल। तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर है। तो आप क्या कह सकते हो कि टू वेक्टर्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ध्यान रखना, अगर वेक्टर ए दिखाना है तो इसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर ए, ठीक है। और ऐसे दो लाइन खींच दोगे वर्टिकली, से बोलते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस वेक्टर बोलते हैं। तो दो वेक्टर इक्वल तब कहे जाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। दूसरा होता है नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर द वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इज द वेक्टर okay which have both magnitude is same but direction is opposite, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। सपोज करो वेक्टर ए आपका इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी उसके अपोजिट है, तो इसलिए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा। इक्वल तो होंगे लेकिन नेगेटिव के इक्वल होगा, क्यों,
कोई डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर। तीसरा आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस क्या होता है, ध्यान समझना, इसको थोड़ा अलग समझाते हैं आपको, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि मॉडुलस वेक्टर है क्या। ध्यान सुनना, आपको पता है कि वेक्टर को हम दिखाते हैं ऐसे, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का मतलब हुआ कि इसमें दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड दिखाते हैं वेक्टर मॉड ए, और इसका डायरेक्शन होता है ए कैप लगाते हैं। इसे बोलते हैं, जहां मॉड ऑफ ए होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, जो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है ऑफ एनी वेक्टर। इसकी कहानी डिटेल में आपको समझाते हैं कि मॉडुलस को कैसे हम लिखते हैं। अभी आप पढ़ाया जाएगा आई जे के का फॉर्म, ठीक है। आई जे के क्या होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप इसको समझ लेते हैं। वेक्टर ए को लिखने का तरीका क्या है, पहले वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या बताता है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जो बताता है क्या, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो मॉडुलस मैग्नीट्यूड बताता है और ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हो तो कंप्लीट आपका वेक्टर ए मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको वेक्टर ए लिखना पड़ जाए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं आप वेक्टर बी लिखिए, या वेक्टर पी लिखिए, या वेक्टर क्यू लिखिए, तो आप क्या करोगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू बी कैप लिखेंगे, यस या नो। ऐसे वेक्टर पी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी इंटू पी कैप लिखेंगे। आई समझ में, दिस इज वे टू राइट, क्लियर। तो यही आपका मॉडुलस है। देखिए ध्यान से, क्या है मॉडुलस, मॉडुलस वेक्टर क्या हो गया, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसको हम ए कैप्स दिखाते हैं, सिंपली ए भी लिख सकते हैं उसको, क्लियर है। दूसरा आता है, नेक्स्ट वन इज योर यूनिट वेक्टर। तो बता दिया यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन इज गिवन वेक्टर, जो क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है। तो ए कैप को ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज कॉल्ड द ए कैप। या इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए अपॉन ए। तो ए कैप क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द ए कैप। फिर आता है फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज फिक्स वेक्टर, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इज कॉल्ड द फिक्स वेक्टर। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, उसे बोलते हैं फिक्स वेक्टर। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, जहां फोर्स अप्लाई करते हो उसका इनिशियल पॉइंट भी होगा, दैट इज कॉल्ड द फिक्स वेक्टर। और फ्री वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, आप नहीं बता सकते ना कहाँ से इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो वो आपका फ्री वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द फिक्स वेक्टर एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर, क्लियर है। अगला आते हैं कोलिनियर वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हो, जैसे ये ए और ये बी एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। या एक ही डायरेक्शन में हो तो भी इसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। ध्यान रखना, a vector which either act along the same line of action or along the parallel line is called the collinear vector। ध्यान रखना, एक ही लाइन पे हो तो भी वो कोलिनियर है, या दोनों पैरेलल होकर एक ही डायरेक्शन में हो तो भी वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर माने जाते हैं। कौन सा, तो एक लाइन में है ही नहीं, अरे भाई एक लाइन में जरूर नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन वो भी अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है पैरेलली तो उनको उसके साथ शिफ्ट किया जा सकता है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, क्लियर है। तो अगर दो वेक्टर आपस में एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं या पैरेलल में एक ही डायरेक्शन में हैं तो उसे बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर, क्लियर है। एंड टू कोलिनियर वेक्टर हैव अ सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द लाइक वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर, एंड इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड द अनलाइक और द एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहां भी लाइक वेक्टर है और ये क्या है, अनलाइक वेक्टर है। दोनों एक ही अगर अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल हैं या एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हैं तो दोनों ही कोलिनियर हैं, लेकिन एक दूसरे को, पहला वाले केस में लाइक वेक्टर है, दूसरे वाले में अनलाइक वेक्टर है, क्लियर है। लाइक मतलब हुआ कि पहला वाला वेक्टर दूसरे के साथ ऐड हो रहा है,
जबकि अनलाइव क्या है, पहला वाला दूसरे साथ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है। तीसरा है कोप्लेनर वेक्टर। तो वेक्टर वो जो एक ही प्लेन में हो उसे बोलते हैं क्या, कोप्लेनर वेक्टर। तो द वेक्टर विच एक्ट ऑन द सेम प्लेन दैट इज कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। फॉर एग्जांपल, बड़े अच्छे समझना क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर। अगर मैं कहूं देयर इज अ प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन है, क्लियर है। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरा यहां लग रहा है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया ना, एक ही प्लेन पे F1 और F2। तो दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर। अगर एक ही प्लेन पे होंगे तो उसे बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर, और अगर डिफरेंट प्लेन पे होंगे तो क्या होंगे, बोलेंगे उसको हम नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है। अगला आते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या है, अगर दोनों एक ही इनिशियल पॉइंट उनका हो, ठीक है, विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इसका और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सी सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया आपने, एक पॉइंट हुक लगाया, ऐसे एक फोर्स यहां लगाया, एक फोर्स यहां लगाया, उसको खींच रहे हो आप F1 और F2 से। तो F1 F2 का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। इन दोनों का इनिशियल वेक्टर क्या है, सेम है, दैट इज कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर। अब दूसरा है को टर्मिनस वेक्टर। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे हो, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल लेते हैं दोबारा। सपोज को ये फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, इसको हटा दीजिए आप। क्लियर है। आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पुश करना स्टार्ट किया, आपने भी यहां फोर्स लगाया और इन्होंने भी यहां से फोर्स लगाया, तो F1 F2 दोनों यहीं पे टर्मिनेट हो रहे हैं ना, इसे क्या बोलेंगे हम, को टर्मिनस वेक्टर। एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी को टर्मिनस वेक्टर। आई बात समझ में। तो द वेक्टर विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड दी को टर्मिनस वेक्टर। आई बात समझ में। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। अब आते हैं हम लोग कुछ और कहानी डिस्कस करते हैं। जीरो वेक्टर क्या है और जीरो वेक्टर प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारे वेक्टर्स हमारे इस तरह से आज कंप्लीट हो जाएंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो जीरो वेक्टर क्या होता है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट इज जीरो वेक्टर। अ जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्रली इट हैव डायरेक्शन। एक वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड तो जीरो है लेकिन डायरेक्शन जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं एक कार है जो v वेलोसिटी से x डायरेक्शन चल रही है, v1 से, दूसरा v2 से चल रही है। अगर v1 v2 इक्वल है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन किधर होगा, उसी डायरेक्शन होगा जहां v1 है वहीं v2 है। भाई दो कार पैरेलल चल रही है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट दूसरे से माइनस कर दोगे, v1 माइनस v2, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन रिलेटिवली वो कहां है, किस डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में पहले थे। तो क्या वो मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का ना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अभी भी है उसके पास। तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड दैट वेक्टर इज कॉल्ड द जीरो वेक्टर। क्लियर है। तो इट मींस द नीड ऑफ जीरो वेक्टर अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दिए हुए हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी वैल्यू क्या होगी, जीरो भले होगा बट इसका एक डायरेक्शन होगा। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल ले लिया। क्लियर है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा है, दोनों इसका जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन होगा तो जीरो होगा वेक्टर ए के साथ, तो भी क्या है एक पर्टिकुलर, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज द मोस्ट कंफर्टेबल एग्जांपल। क्लियर है। अब पॉइंट आता है जीरो वेक्टर खासियत क्या होती है, व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू द जीरो देन गेट द सेम वेक्टर। मतलब अगर वेक्टर ए में जीरो वेक्टर ऐड करते हो तो वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर ए ही रहेगा बट डायरेक्शन भी वही रहेगा। दूसरा, व्हेन रियल नंबर इज मल्टीप्लाई विद जीरो वेक्टर गेट जीरो वेक्टर। मतलब अगर 4 मल्टीप्लाई जीरो वेक्टर करते हो तो 4 ना होकर के क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो वेक्टर ही रहेगा। अगर जीरो में किसी वेक्टर एक मल्टीप्लाई करते हो तो भी क्या होगा, जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, किसी वेक्टर में जीरो मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो वेक्टर आएगा। और अगर लैम्डा और म्यू टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर हो देन यू कैन से लैम्डा वेक्टर ए इज इक्वल टू म्यू वेक्टर बी। ठीक है, वेयर ए एंड बी इज आर जीरो वेक्टर। अगर ए और बी जीरो वेक्टर हो, ए में चाहे लैम्डा मल्टीप्लाई करो, बी में चाहे म्यू मल्टीप्लाई करो, तब भी दोनों क्या होंगे, जीरो वेक्टर होंगे। तो जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, अल्टीमेटली दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। एंड सम फिजिकल एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। आइए देखते हैं जीरो वेक्टर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है ऐसे और वो ओरिजिन पे है,
तो क्या हुआ, इसमें जीरो वेक्टर हुआ ना यार, 0 0 0 जीरो वेक्टर हुआ। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। अगर एक ऑब्जेक्ट है चलते चलते इस डायरेक्शन गया और यह रुक गया, क्लियर है, यहाँ रुक गया ना, तो इसकी ये स्टॉप कर गया, लेकिन आपको पता है कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में है, आप यही कहोगे ना कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो वेक्टर ये हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। लेकिन ये नहीं कहोगे किस डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अभी भी है ना कि जीरो एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन चल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओके, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, लेकिन वो जीरो वेक्टर होगा। दूसरा मैंने एक एग्जांपल और लिया रिलेटिव वेलोसिटी का। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स व्हिच इज डिफाइन द जीरो वेक्टर्स, क्लियर है। तो आज का पार्ट हमारा थ्योरेटिकली यहाँ कंप्लीट हुआ, व्हाट इज अ वेक्टर, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड व्हाट टाइप्स ऑफ वेक्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वेक्टर के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट वेरी सून, थैंक यू।